हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो टुडे वी हैव द लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो गे-लुसैक लॉ है। तो आज हम गे-लुसैक लॉ पढ़ेंगे, बट ये जो लॉ है वो बाकी की तरह बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी नहीं देखने हैं। तो इस लॉ के साथ साथ हम जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी है। सो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। वन इज द गे-लुसैक लॉ एंड सेकेंड वन इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, देन उसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और उन एक्सेप्शंस के बेसिस पे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई करके थ्योरी दी गई है वो मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। और ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे, जो मैं यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगी। सो जो गे-लुसैक लॉ है, एक्चुअली जो गे-लुसैक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ऐसी रिएक्शन की स्टडी की जिनमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो स्टेट था दैट इज गैसियस स्टेट, मींस द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। ऐसी रिएक्शन की उन्होंने स्टडी की और उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनका मासेस से कोई रिलेशन नहीं है। उनका जो आपस में रिलेशन है वो किससे आ रहा है, उनके वॉल्यूम से आ रहा है। जैसे अभी तक हमने 4 लॉज में क्या देखा, दैट इज इक्वल प्रोपोर्शन बाय मास, सिंपल रेशियो इन मास, सिंपल प्रोपोर्शन इन मास। मतलब वहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन था वो हम कंपेयर कर रहे थे विद देयर मासेस। लेकिन गे-लुसैक ने क्या फाइंड आउट किया, दैट in the reaction in which reactant and products are present in the gaseous form, they are related with their volumes, and that's why उन्होंने इस लॉ का नाम क्या दिया, गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो दिया किसने ये लॉ है, गे-लुसैक ने। जैसे बाकी में तो हमें साइंटिस्ट के नेम लर्न करने थे, लेकिन यहाँ पे जो लॉ का नेम है वही बता रहा है कि साइंटिस्ट हमारे क्या है, गे-लुसैक। ठीक है, और ये जो लॉ दिया था, ये लॉ दिया था हमें 1808 में। 1808 में ये लॉ हमें मिला था। क्लियर? ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इस गे-लुसैक लॉ का स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट्स टुगेदर they always do so in volume which bear a simple ratio with one another and to the product if these are also gases, provided all the measurements of volume are done under similar condition of temperature and pressure। So इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, when gases reacts together, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, they always do so in volume। जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो किस अकॉर्डिंग रिएक्ट करती हैं, एक दूसरे के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करती हैं, विच बियर अ सिंपल रेशियो विद वन अनदर। अगर दो रिएक्टेंट है A प्लस बी एंड बोथ आर गैसेस, दो रिएक्टेंट है A प्लस बी और दोनों गैसेस हैं, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे रिएक्टेंट, तो ये किस बेसिस पे रिएक्ट करेंगे, इनके वॉल्यूम के बेसिस पे रिएक्ट करेंगे और इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, मल्टीपल सिंपल रेशियो होगा।
which bear a simple ratio with one another and to the products. और वो रेशियो वॉल्यूम के साथ भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ भी हो सकता है, लेकिन कब? जब these are also gases, जब प्रोडक्ट भी हमारे क्या होंगे? गैसेस होंगे. मान लो रिएक्टेंट तो गैसेस हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड या लिक्विड है, तो जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा उसका रिलेशन आपके प्रोडक्ट से नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है. अगर वो भी गैस है तो हमारा क्या होगा? जो रिलेशन होगा वॉल्यूम का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वो सिंपल रेशियो में होगा. प्रोवाइडेड ऑल द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स का मेजरमेंट होगा वो हम किस में करेंगे? डन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है वो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए. किस टाइम पे? जिस टाइम पे हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर टेम्परेचर और प्रेशर इनका कंडीशन सेम रहती है तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सिंपल रेशियो. ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, H2 plus Cl2 gives 2HCl. Means H2 gas react with chlorine gas to form 2 molecules of HCl gas. तो यहाँ पे देखो, 1 volume of H2 gas reacts with 1 volume of Cl2 gas to form 2 volume of HCl. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशियो आया वो क्या आया? 1:1:2. Clear? Similarly, let us take one more example. H2 plus O2 gives 2H2O. Clear? Means hydrogen gas reacts with oxygen gas to form steam. तो अगर यहाँ पे होगा तो रेशियो क्या आएगा हमारा? 2:1:2. Because 2 volume of H2 reacts with 1 volume of O2 to forms 2 volume of H2O. क्लियर? और ये रेशियो हमें कब मिलेंगे? जब हम यहाँ पे जो मेजरमेंट करेंगे वो किस में करेंगे? सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस समय जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो क्या आएगा? सिंपल रेशियो. एंड दिस इज गे-लुसैक लॉ. तो गे-लुसैक लॉ ने क्या कहा था कि जब आपके गैशियस रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? गैशियस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस समय उनके आपस में जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो या सिंपल रेशियो. क्लियर? दिस इज गे-लुसैक लॉ. सिंपल है, बाकी लॉज के कंपैरिजन में तो काफी सिंपल है. तो आई होप आपको ये समझ में आया हो. क्लियर? नोट डाउन दिस, देन वी विल टॉक अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो हमारा एक मेन बेस है. हमारे जितने भी आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जो जितने भी थ्योरीज पढ़ेंगे आपके, उनका जो बेस है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है. जो माइलस्टोन है वो हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है. क्लियर? तो यहाँ आज हम क्या पढ़ेंगे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉस्टुलेट्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन, और उसके बाद फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को जो मॉडिफाइड करके मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई. ये 3 चीज़ हम आज इसके अंदर पढ़ेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले आएगा हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पॉस्टुलेट्स थे. ठीक है, तो पहला जो पॉस्टुलेट इसमें था वो था दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम. ठीक है, जो मैटर है हमारा वो किसका बना है? एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम. ठीक है, बहुत ही छोटा और डिवाइड ना होने वाला पार्टिकल जो एटम है उससे मिलके हमारा क्या बना है? मैटर बना है. तो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था? एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, जिससे मिलके हमारा क्या बना है? मैटर बना है. सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था? दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट.
अगर एक एलिमेंट के एटम्स की बात करूं तो कितने ही एटम्स क्यों ना हो, वो सारे के सारे एटम्स उस एलिमेंट के क्या होंगे, हर तरीके से सेम होंगे। उनका साइज, उनका मास, उनका शेप, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भी एस्पेक्ट आप लोगे, उस एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे। क्लियर? थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट। क्लियर? और डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर हम एटम्स लेंगे तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, हर चीज में अलग होंगे, चाहे उनकी फिजिकल अपीयरेंस ले, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ले, चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ले, वो हर तरीके से एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। Atoms of the same or different elements combine together to form compound atoms। ठीक है, डाल्टन ने कहा था कि सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम। और ये जो कंपाउंड एटम है, इस कंपाउंड एटम को आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो डाल्टन ने इसे कंपाउंड एटम कहा था। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा था कि एक टाइप के जो एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं या डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होके वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम बनाएंगे। क्लियर? और जब वो कंबाइन होंगे, व्हेन एटम फॉर्म कंपाउंड एटम्स, जब वो कंबाइन होके कंपाउंड एटम्स बनाएंगे, दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो सच एज 1:1, 2:1, 1:3। ठीक है, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, जैसे 1:1 जो अभी तक हमने किस में पढ़ा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में पढ़ा हमने। क्लियर? तो डाल्टन ने भी यही कहा कि जब एटम्स जो होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो किस वे में कंबाइन होंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे। क्लियर? Next, atoms of two elements may combine in different ratio to form more than one compound atoms। डाल्टन ने ये भी कहा कि जो दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट के एटम्स अलग अलग रेशियो में कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड एटम भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एटम ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सो सल्फर एंड ऑक्सीजन एक बार 1:2 की फॉर्म में कंबाइन होके SO2 बना सकता है और एक बार 1:3 की फॉर्म में कंबाइन होके क्या बना सकता है, SO3। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड एटम्स भी बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो पार्टिसिपेट करता है उस केमिकल रिएक्शन में, वो हमारा क्या है, एटम है। ऑब्वियसली, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट में उसने क्या बोल दिया था कि एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि उससे छोटा कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्या है, एटम, और वही पार्टिकल किसमें पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज एटम। एंड वन मोर पॉइंट यहाँ पे जो था, दैट इज एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही एटम को क्रिएट किया जा सकता है क्योंकि वो सबसे छोटा पार्टिकल है, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है क्योंकि वो सबसे छोटा पार्टिकल है। ना ही उसे किसी से बनाया जा सकता है और ना ही उसे तोड़ा जा सकता है किसी चीज में। क्लियर? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। सो लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आप लिखेंगे वो क्या है, दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? तो ये हमारे पोस्टुलेट्स थे जिनके अकॉर्डिंग मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल क्या है, एटम है, और एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एक एलिमेंट के सारे एटम्स हर एस्पेक्ट में क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के सारे एटम हर एस्पेक्ट में एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर? जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होके वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम्स बनाएंगे, और जब वो कंपाउंड एटम्स बनाएंगे वो किस रेशियो में कंबाइन होंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे।
क्लियर। और एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होके क्या बना सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड एटम भी बना सकते हैं। तो ये हमारे जो पोस्टुलेट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अब लिमिटेशन कहाँ पे अराइज हुई, लिमिटेशन अराइज हुई जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, वो जो 4 लॉज थे स्टार्टिंग के, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जो 4 लॉज थे, इन 4 लॉज को तो डाल्टन एक्सप्लेन कर पा रही थी, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो इन 4 लॉज को एक्सप्लेन कर पा रही थी, लेकिन गे-लुसेक लॉ यानी वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम के साथ क्या एस्पेक्ट था, क्या रिलेशन था, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं समझा पा रही थी। यानी कि 4 लॉज को तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझा पा रही थी, लेकिन 5th लॉ को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं समझा पा रही थी। ठीक है। सेकंड, डाल्टन ने ये तो कहा कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के वो हर एस्पेक्ट में सेम होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो हर एस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं, लेकिन डाल्टन ये नहीं बता पाए थे कि ऐसा है क्यों ऐसा होता है कि सेम एलिमेंट के एटम्स हर एस्पेक्ट में सेम सिमिलर होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है वो हर एस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंट है। डाल्टन ये भी नहीं समझा पाए थे। यस, उन्होंने बोला था सिमिलर और डिफरेंट होंगे, लेकिन क्यों होंगे वो ये चीज नहीं समझा पाए थे। क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका जो डाल्टन है, उन्होंने ये तो बोला कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट के, वो कंबाइन होके कंपाउंड एटम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों बनाते हैं, और जब वो बनाते हैं तो उनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है उसका नेचर क्या होता है, ये कुछ भी चीज डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब पॉइंट्स उन्होंने दे दिए, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ एक्सेप्शन थे जिसके बेसिस पे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया गया। अब मैं मॉडिफाई किया गया क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डाल्टन की थ्योरी में कुछ ऐसी चीजें भी थी जो कि आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुई थी, इसीलिए उन चीजों को नहीं हटाया गया, जस्ट थोड़ा सा उसे मॉडिफाई किया गया। क्लियर, इसीलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया, और उसे क्या कहा गया, मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पूरी तरीके से निग्लेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि बेस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ही सेट किया था, लेकिन जो यहाँ पे आपके एक्सेप्शंस आए थे, उन एक्सेप्शंस को आपका क्लियर करके नए पोस्टुलेट्स बनाए गए, और उस थ्योरी को क्या कहा गया, मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर। सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप ये पोस्टुलेट्स नोट कर लीजिए। सो ये हमारे पॉइंट्स थे जिनको मॉडिफाई किया गया था, और उसके बेसिस पे ये मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई। तो जो पहला पॉइंट था वो था एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल। ठीक है, एटम को अब हम इनडिविजिबल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, जबकि डाल्टन ने क्या कहा था, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। लेकिन एटम से छोटे भी पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था डाल्टन का कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, वो हमारा एटम है जो कि इनडिविजिबल है, तो वो चीज़ गलत हो गई, क्योंकि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हमें मिल गए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, दैट एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल। हम एटम को इनडिविजिबल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो एटम है उसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है। क्लियर, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जो दूसरा पोस्टुलेट था डाल्टन का, वो क्या था हमारा, कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, वो चाहे जितने एटम्स हो, वो हर एस्पेक्ट में क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो ये देखा गया कि सेम एलिमेंट के एटम्स के जो एटॉमिक मास है वो भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C12 एंड C14, ठीक है, C12 एंड C14, तो दोनों के दोनों जो एटम है वो एक ही एलिमेंट के हैं, वो है कार्बन, लेकिन जो दोनों का मास है, एक का मास है 12 और दूसरे का मास है 14। क्लियर? तो ऐसे एलिमेंट्स, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, दोज आर नोन एज आइसोटोप्स। इन्हें क्या कहा गया? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। क्लियर? यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स भी क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर? थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सिमिलर एटॉमिक मासेस। थर्ड पॉइंट क्या था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो हर एस्पेक्ट में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लेकिन जब स्टडी हुई तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे एटम्स है जो एटम्स है तो अलग अलग एलिमेंट के, लेकिन उनके एटॉमिक मास क्या है? सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन, दोनों का एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है, दैट इज 40। जो कैल्शियम और आर्गन है दोनों का एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन दोनों एटम्स क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। क्लियर? तो ऐसे एटम्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक मास, दोज आर नोन एज आइसोबार्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स तो क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक मास अलग अलग है, उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं। क्लियर? तो आइसोटोप्स और आइसोबार की स्टडी जब हुई, जब इनकी डिस्कवरी हुई, तो जो डाल्टन के दो पोस्टुलेट थे कि एटम्स जो है सेम एलिमेंट के हर एस्पेक्ट में सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हर एस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं, वहां पे एक्सेप्शन क्रिएट हो गया। क्लियर? पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ, क्योंकि यस और एस्पेक्ट में वो सेम है, लेकिन एक्सेप्शन वहां पे क्रिएट हो गया आइसोटोप एंड आइसोबार के केस में। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। अब डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई, तो वहां पे क्या देखा कि जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट एटम्स का वो फिक्स्ड है, इंटीग्रल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टाइम क्या हो? सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केन शुगर का फॉर्मूला लिखती हूँ तो केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो है 12:22:11, और ये सिंपल नहीं है लेकिन फिक्स्ड है। मींस केन शुगर है तो ऑलवेज C12 होगा, H22 होगा, O11 होगा, बट इट इज नॉट सिंपल। तो जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, इंटीग्रल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टाइम क्या हो? सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो हो जरूरी नहीं है हर टाइम होगा, लेकिन यस फिक्स्ड होगा। क्लियर? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट जैसा डाल्टन एटॉमिक में था वैसा ही यहाँ पे भी रखा गया, दैट यस एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन जो सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो हमारा क्या है? एटम। क्लियर? एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, और उसका पोस्टुलेट यहाँ पे आएगा, एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं रहा, यानी एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या था? एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन यहाँ पे क्या आया कि एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और वो हम किस में कर सकते हैं?
न्यूक्लियर रिएक्शंस में सॉरी, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम नाइट्रोजन एटम में अगर अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट करें, अल्फा रेज को स्ट्रांगली बम्बार्ड करें नाइट्रोजन एटम से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन एटम में। यानी एक एटम किस में कन्वर्ट हो गया? दूसरे एटम में। तो वो कब कन्वर्ट हुआ होगा दूसरे एटम में? जब वो एटम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होके नया बना होगा। यानी एटम, एक एटम डिस्ट्रॉय हुआ और दूसरा एटम क्या हुआ? क्रिएट हुआ। नाइट्रोजन का एटम डिस्ट्रॉय हुआ, ऑक्सीजन का एटम क्रिएट हुआ। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? एक एटम डिस्ट्रॉय होता है और दूसरा नया एटम क्रिएट होता है। तो यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में हम क्या कह सकते हैं कि हम एटम को बना भी सकते हैं और एटम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हियर इट इज एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के अलावा किसी भी रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो यस, इन दैट एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन अगर इंक्लूड करते हैं तो हम कहेंगे कि यस, एटम डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एटम डिस्ट्रॉय होता है तो दूसरा एटम बनता है। क्लियर? तो ये हमारे पोस्टुलेट्स थे मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। क्लियर? सो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो आप इसको वन बाय वन देखिएगा। फर्स्ट इज द गे-लुसैक लॉ, ठीक है। सेकंड, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट, एक्सेप्शंस ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एंड लास्टली जो हमने देखा दैट इज द मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इनमें से अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है देन लेट मी नो। नोट्स मैंने जो यहाँ पे बनाए हैं, अगर आप इसको लिखेंगे तो ये नोट्स सफिशिएंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए। इसके अलावा आपको बाकी नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने का। एंड कमेंट में अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरा समझाया हुआ कितना समझ में आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो दैट्स ऑल, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।